हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो फिजिक्स का बुक है, उस बुक में जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का जितना भी थ्योरी है, सारा थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सामने बोर्ड पर देखिए। आज कोरोना के चलते ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई है, हमें ऑनलाइन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो क्या योर स्मार्टफोन इज़ योर क्लासरूम। आज की परिस्थिति को देखते हुए आपका फ़ोन जो है आपका क्लासरूम है, आपको एडजस्ट करना होगा, आपको इसी तरह पढ़ना होगा। तो क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में हम विद्युत आवेश और क्षेत्र से रिलेटेड अवयवों का हम अध्ययन करेंगे। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग, क्योंकि आज से हम पर डे फिजिक्स का चैप्टर बाई चैप्टर थ्योरी का वीडियो लाएंगे। जब थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कराएंगे। साथ साथ एग्जाम में किस तरह सवाल आते हैं, उन सारे प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराएंगे। तो धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे, बारी बारी से सारे पॉइंट्स का हम अध्ययन कराएंगे। जितने भी पॉइंट्स का हम स्क्रीनशॉट बोर्ड पर लाएंगे, आप उसको पॉज कीजिएगा और सारे स्क्रीनशॉट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका तैयारी बढ़िया से हो पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत है, जिसको हम बिजली भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं, विद्युत धारा भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है धारा। धारा मतलब इलेक्ट्रॉन। धारा मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जो भी हमारे घरों में वायरिंग हुई है, जिसके कारण बल्ब पंखा चलता है, तो तार की तरह मतलब वायरिंग हुई है, तो तार में किसका गमन होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है। और उस बिजली से हम क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो आप इस फोटो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको कॉपी में नोट कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर विद्युत। आप बोर्ड पर देख सकते हैं स्थिर विद्युत का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। विद्युत की वैसी शाखा, यानी बिजली की वैसी शाखा जहां आवेश को सुरक्षित पात्र का मतलब बर्तन में के द्वारा भेजा जाता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। विद्युत की वैसी शाखा जहां आवेश को सुरक्षित पात्र में भेजा जाता है, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे में आज फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। कंडेंसर को हम संधारित्र भी कहते हैं। आप लोग सेलिंग वाले फैन में या कोई भी फैन में देखे होंगे, इस तरह का कंडेंसर उसमें लगा होता है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है बिजली को अपने अंदर धारण कर लेना और आवश्यकता अनुसार पंखा को बिजली देना। तो स्थिर विद्युत का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में ही आंसर है। स्थिर विद्युत यानी वैसा बर्तन जिसमें बिजली क्या हो, स्थिर हो, उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। याद रखना है आपको कि विद्युत की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पात्र में बिजली एकत्रित सुरक्षित रहती है, उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे में आज फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सेल और कंडेंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से कौन स्थिर विद्युत है, तो आपको सेल और कंडेंसर पर टिक करना होगा। याद रखिएगा, सेल और कंडेंसर क्या है, तो ये दोनों स्थिर विद्युत है। क्यों है, क्योंकि बिजली जाती है, विद्युत जो होता है इसमें एकत्रित होता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार बिजली उपकरण को भेजा जाता है। बात करें विद्युत की परिभाषा की,
तो हम विद्युत की परिभाषा 3 तरह से दे सकते हैं, 3 तरह से दे सकते हैं। विद्युत का डिफिनेशन हम 3 तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च विभव से कम विभव की ओर होता है। आपको इस बात को ध्यान से रखना आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन यानी धारा का जो प्रवाह होता है वह उच्च से नीच की ओर होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर डिफिनेशन की बात की जाए विद्युत का सेकंड नंबर डिफिनेशन, तो ये भी सिंपल है। क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। अब हम विद्युत का डिफिनेशन कई तरह से आपको क्यों नोट करवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है, आवेश प्रवाह की दर को डैश कहते हैं, तो आपको विद्युत पर टिक करना होगा, तब जाके आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। इस तरह एक फार्मूला निकल के आता है Q बराबर IT। इस फार्मूला को आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है, Q आवेश है, I क्या है, I धारा है, और T क्या है, T समय है। Q बराबर IT फार्मूला होता है जहाँ Q आवेश है, I धारा है और T समय है। तो इस तरह हम I का फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हम I का ही मान निकाल रहे हैं। और एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा, विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो जब Q बराबर IT है, चूँकि Q बराबर IT है, तो हमको I का फार्मूला निकालना है। तो I को अकेला करेंगे तो T इधर गुना में इधर आएगा, तो भाग में Q बटा T, I बराबर हो जाएगा Q बटा T। तो Q यानी आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। 9th में पढ़ चुके होंगे, आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और समय का ऐसी मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो कूलम को हम C लिख सकते हैं और सेकंड को AC लिख सकते हैं। पावर में 1 छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा, याद रखिएगा। बाटा के ऊपर जाता है, मतलब कोई भी संख्या बाटा के ऊपर नीचे करता है तो पावर में प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और पावर में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो पावर में 1 छुपा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो C सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो आप C बटा सेकेंड कहिए, या C सेकेंड इन्वर्स कहिए, या C प्रति सेकेंड कहिए, या कूलम्ब प्रति सेकेंड कहिए, बात एक ही है। कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम एम्पियर भी कह सकते हैं। कूलम्ब प्रति सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं। और एम्पियर को A से सूचित करते हैं। हाँ, इस बात को आप 9th 10th में ही पढ़ चुके होंगे। इस तरह क्या निकल के आता है, इस तरह विद्युत धारा, जिसको हम आवेश भी कह सकते हैं, का SI मात्रा क्या निकल के आता है, एम्पियर। क्या निकल के आता है, एम्पियर। तो सवाल आएगा कि विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, तो आप कूलम्ब बटा सेकंड भी कह सकते हैं, कूलम्ब प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, कूलम्ब सेकंड इन्वर्स भी कह सकते हैं, या एम्पियर भी कह सकते हैं। मतलब एम्पियर का मान होता है C प्रति सेकंड। आप एम्पियर कहें या C प्रति सेकंड कहें, बात एक ही है। इस तरह एक फार्मूला निकल के आता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। इस बात को याद रखना पड़ेगा, जहाँ C क्या है, C तो कूलम्ब का संकेत है, और F क्या है, फैराडे है। क्या है, फैराडे।
1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। इस बात को याद रखना पड़ेगा। 2019 के एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। 1 कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी 1 कूलम बराबर डैश इलेक्ट्रॉन, यही निकालना है हमको। 1 कूलम बराबर डैश इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE ये फार्मूला होता है, जहाँ Q क्या है, Q के बारे में आप जानते हैं पहले से। Q क्या है? Q आवेश है। Q क्या है? आवेश है। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी Q बराबर आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस तरह हम फार्मूला निकालेंगे। तो हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम N से सूचित करते हैं। तो इस तरह हम N को अकेला करेंगे तो E इधर गुना में इधर रहेगा, तो भाग में। जब Q बराबर NE होता है तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा E हो सकता है जी, हो सकता है। तो इस फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे। तो Q कितना है, यानी आवेश कितना दिया हुआ है? 1 कूलम दिया हुआ है। तो 1 आवेश कितना है? 1। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम इस पर पुट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो अभी हम बताए थे जब पावर में माइनस होता है तो ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर प्लस 19 बाई 1/6। इसको इधर 2 अंक इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 के पावर 17। पावर से 2 हटा लिए तो 2 जीरो यहाँ आ गए। ठीक है, अब बटा 1.6। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 गुने 10 के पावर, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 62.5 इंटू 10 के पावर 17। ठीक है, तो इसको एक अंक और इधर लाते हैं तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। आपको याद रखना पड़ेगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए किस तरह यह निकला। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह हम विद्युत के तीसरे डिफिनेशन की ओर लौटते हैं। तीसरा डिफिनेशन क्या कहता है देखते हैं। थर्ड डिफिनेशन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। आवेश बनाने की क्रिया को विद्युत कहते हैं। आवेश बनाने यानी चार्ज बनाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है वहाँ प्लस चार्ज और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है वहाँ माइनस चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए यह एक सेल हो गया, यह एक बैटरी हो गया। सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ माइनस चार्ज होगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलता है वहाँ प्लस चार्ज और जहाँ पहुँचता है वहाँ माइनस चार्ज होता है।
अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आवेश पैदा करना। सवाल 2 नंबर में ये कई बार पूछा गया है कि आवेश उत्पन्न कराने की विधि का वर्णन करें। तो इस तरह जब सवाल पूछेगा तो आपको इसी को नोट करना पड़ेगा। तो सवाल है आवेश पैदा करना। आवेश किस तरह पैदा होता है? तो आवेश उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियाँ है। तो फर्स्ट विधि क्या है? सूखे बाल में, बाल सूखा हुआ है, सूखे बाल में कंघी करने पर कंघी आवेशित होता है और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह आवेश उत्पन्न हुआ। तो यह आवेश उत्पन्न करने की पहली विधि हुई। दूसरी विधि क्या है? नायलॉन के छड़ को, एक नायलॉन का छड़ होता है, नायलॉन के छड़ को रेशम के कपड़े पर जब हम रगड़ते हैं इस तरह, तो यह क्या होता है? आवेशित होता है। क्या होता है? आवेशित होता है, और जिसके कारण हमको करंट भी लग सकता है। और थर्ड क्या है? एबोनाइट। एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ने पर छड़ जो होता है क्या होता है? आवेशित होता है। चौथी भी विधि है, इस तरह बहुत सारी विधि है। चौथी विधि देख लीजिए, आपका पैर नंगा हो और आपका पैर कहाँ हो? तो भरी हुई बाल्टी के अंदर हो और आप किस पर बैठे हो? प्लास्टिक की कुर्सी पर, और पीछे से कोई लड़का रेशम का कपड़ा कुर्सी पर रगड़ रहा है, तो आपको करंट का झटका लग सकता है। इस तरह आवेश उत्पन्न हुआ। या जब कोई पदार्थ आपस में घर्षण करता है तो घर्षण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। तो इस तरह आवेश उत्पन्न कराने की बहुत सारी विधि है। कोई जरूरी नहीं है कि यही जो तीन जो लिखवाए हैं यही तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप दूसरा भी विधि लिख सकते हैं। हमने आपको 5 विधि बताया, आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न आप बोर्ड पर दे सकते हैं। सवाल है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। क्या आपने कभी इलेक्ट्रोस्कोप का नाम सुना है? नहीं सुना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिए। यह सवाल 2 तरह से आ सकता है। सबसे पहले पूछ देगा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। सवाल 2 तरह से आएगा, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, या किसी वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, कैसे पता लगाएं? कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, कैसे पता लगाएं? ये 2 तरह से सवाल पूछ देगा, तो दोनों के आंसर हमको सेम ही देना है। आप बोर्ड पर चित्र सहित इसका थ्योरी को देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए हमारी बातों को, और अच्छा लगे तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी फिजिक्स का पूरा A to Z आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको लगता होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक खोलिए और देखिए, सारे VVI क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। तो सवाल है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो ध्यान से सुनिए। इसमें एक बोतल होता है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक बोतल होता है, बोतल के अंदर कॉर्क लगा होता है, कॉर्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। बोतल के अंदर कॉर्क लगा होता है, कॉर्क के ऊपर एक डिस्क होता है, डिस्क है, डिस्क से आवेशित वस्तु को स्पर्श कराया जाता है। अगर सोने की पत्ती में फैलाव होता है तो वह वस्तु आवेशित है, और यदि फैलती नहीं है, सिकुड़ जाती है, तो वह वस्तु अनावेशित है। आप फिर से समझिए इसको, जैसे ये बोतल हो गया, ठीक है, बोतल हो गया, और इस बोतल में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये डिस्क हो गया और ये धागा हो गया, और इसमें सोने की पत्ती को हम बांध दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्क लगा दिया कि हवा अंदर ना जाएगा और बाहर भी ना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क, और ये हो गया कॉर्क, और ये हो गया गोल्ड लीफ, सोने की पत्ती, और ये हो गया हमारा बोतल, ठीक है। तो हमको ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। डिस्क होना चाहिए, कॉर्क होना चाहिए, सोने की पत्ती होनी चाहिए और बोतल होनी चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पर ये जैसे ये पेन है, इसको हम कंघी ऐसे किए, ठीक है, और इसको हम यहाँ लाएं, तो यह जो पेन है आवेशित है, तो सोने की पत्ती में क्या होगा? फैलाव होगा,
और यदि इसको हम बिना रगड़े यहाँ पर लाएंगे तो यह जो पत्ती का जो सोने की पत्ती जो है यह चिपक जाएगी। इसका मतलब ये अनावश्यक है। तो इस तरह हम आवेशित और अनावेशित पदार्थ का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ आवेशित है और कौन सा पदार्थ अनावेशित है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। यानी वैसा उपकरण जो आवेशित और अनावेशित वस्तुओं का पता लगाता है, उस उपकरण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक बोतल बनाना है, डिस्क बनाना है, कोर्क बनाना है, धागा बनाना है और सोने की पत्ती बना देना है, ठीक है। और डिस्क के सामने हम आवेशित पदार्थ को ले जाएंगे तो पत्ती में फैलाव होगा। तो फैलाव होगा, इसका मतलब क्या, हमको निर्देश मिल रहा है कि जो आप पदार्थ उसके पास लाए हैं वो पदार्थ आवेशित है। और यदि फैलाव नहीं होगा, सिकुड़ाव होगा, तो वह वस्तु अनावेशित है। तो आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सवाल है कूलॉम का नियम बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम को दिया जिसको हम कूलॉम का नियम कहते हैं। आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए और वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में 2 नियमों को दिया। कितने नियम को दिया? 2। याद रखना है, कूलॉम के कितना नियम है? 2, ठीक है। तो फर्स्ट नियम क्या बोलता है? समान आवेश में विकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। जिस तरह कूलॉम का जो नियम है, यह हम विद्युत में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह हम चुंबक में भी पढ़ते हैं। तो विद्युत में हम क्या होता है, सेम चार्ज में विकर्षण होता है और डिफरेंट चार्ज में आकर्षण होता है। ओके, इसी तरह चुंबक में हम क्या पढ़ते हैं, सेम पोल में, सेम ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण होता है और डिफरेंट ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह बिजली में, विद्युत धारा में असमान आवेश में आकर्षण और समान आवेश में विकर्षण होता है, ठीक उसी तरह चुंबक में भी एक समान पोल में विकर्षण और असमान पोल में आकर्षण होता है। इसी को हम कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का 2 नियम है। तो पहला नियम तो क्लियर हुआ। पहला नियम क्या है? तो समान आवेश में विकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। अब दूसरा नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। दूसरा नियम है आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। सेकंड का 2 नंबर जो नियम है, इसमें 2 नियम है, ए और बी करके है। तो ए नंबर नियम क्या बोलता है, आकर्षण या विकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफलों का समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक बल है और एक यहाँ बल है और यहाँ पे हम दूरी ले लेते हैं d, तो Q1 बराबर, Q1 का अनुसार F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, ये आवेश हो जाएगा। पहला आवेश और दूसरा आवेश, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, ठीक है। तो इस तरह नियम के अनुसार नियम क्या बोल रहे हैं, आकर्षण या विकर्षण का बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस तरह F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यह क्या है, यह सेकंड का ए नंबर लॉ है। और किसका लॉ है, तो कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पिक करना पड़ेगा। सवाल पूछेगा इनमें से कौन कूलॉम का नियम है, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q पर टिक करना पड़ेगा। तो पहला नियम क्या बोलता है कूलॉम का, कि असमान आवेश में आकर्षण होता है और समान आवेश में विकर्षण होता है। और सेकंड का ए नंबर नियम क्या बोलता है, बल का मान दोनों आवेश के
गुणनफल का समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका बी नंबर नियम हम देखें। सेकेंड का बी नंबर रूल आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जिसको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, कूलॉम के दूसरे का सेकंड नंबर जो नियम है उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का जो मान होता है वह दूरी के वर्ग का समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एफ समानुपाती 1/d²। ये क्या हो गया, सेकंड का सेकंड नंबर लॉ हो गया। और कौन सा लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, तो बल का जो मान होता है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम समानुपात, बाटा के फॉर्म में नहीं रहेगा तो समानुपाती पढ़ेंगे, और बाटा के फॉर्म में हो जाएगा तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह दो नियम निकल के आया। क्या दो नियम निकल के आया, आप बोर्ड पर देख सकते हैं और नोट करते चलिए। ठीक है, फर्स्ट नियम निकला, बल का जो मान होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और सेकंड नियम निकला, बल का जो मान होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लेके चलेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ एफ है तो एफ कॉमन हो जाएगा, तो एफ समानुपाती गुना करेंगे 1 से तो Q1 × Q2/d², इस तरह होगा ना। और याद रखिएगा, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो स्थिरांक आता है, जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 × Q2/d²। हम समानुपाती को बराबर में लाएं तो K यहाँ आ जाएगा, तो जहाँ K क्या है, क्या K एक कांस्टेंट है। ठीक है, K एक कांस्टेंट है और K का मान होता है 1/4πε0, इसका मान होता है। इस तरह F बराबर K के जगह क्या लिखेंगे, 1 तो 1 में से गुना करें तो इतना ही होगा, Q1 × Q2/4πε0 × d², इस तरह हुआ। हाँ, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 भी लिख सकते हैं आप। और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ SI। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ SI होता है। ठीक है, तो इस तरह मान पुट करेंगे, 1/4πε0 के जब हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, और Q1 × Q2/d², इस तरह यह F का मान निकल के आया। या इसको हम यह भी यहाँ पे यह भी बल का ही मान निकला, ये भी बल का ही मान निकला, और ये भी बल का ही मान निकला। जो आएगा उस पर टिक करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है आपको याद रखना पड़ेगा, 8.85 × 10⁻12 SI होता है। तो इस 2-3 बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वह सभी प्रश्न इस फार्मूला से और इस फार्मूला से और इस फार्मूला से बनेंगे। तो इन सब फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ SI होता है। दूसरा फार्मूला है एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻12 SI होता है। इस तरह हम कूलॉम के नियम को हम पढ़ लिए। अब हम कूलॉम नियम के सीमाएं पढ़ेंगे। तो ये दोनों सवाल 2-2 नंबर का आता है, दोनों सवाल एक ही में आए तो 5 नंबर में आएगा। सवाल पूछेगा कि कूलॉम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं भी लिखें। तो इस तरह सवाल आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नियम भी और सीमाएं भी। लेकिन 2-2 नंबर में बांट कर आएगा सवाल, तो कूलॉम का नियम अलग करके पूछेगा और कूलॉम नियम की सीमाएं अलग करके पूछेगा। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कूलॉम नियम की सीमाएं क्या है। कूलॉम का नियम जो है इसकी कुछ सीमा भी है,
क्या सीमा है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक काम करता है, इसकी सीमा है। तो ध्यान से देखिए, कूलम्ब नियम की जो सीमाएं है उसको हम दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या बोलता है, कूलम्ब का नियम तभी लागू होगा जब दोनों आवेश का मान काफ़ी कम नहीं हो। मतलब कूलम्ब का नियम का जो सीमा है, पहला सीमा क्या बोल रहा है कि कूलम्ब का नियम तभी लागू होगा जब आवेश का मान काफ़ी कम ना हो, मतलब मीडियम में हो। ठीक है। सेकेंड नियम क्या बोल रहा है कि कूलम्ब का नियम तभी काम करेगा जब आवेश का मान काफ़ी अधिक ना हो, यानी काफ़ी कम भी ना होना चाहिए और काफ़ी अधिक भी नहीं होना चाहिए। आवेश का मान बहुत कम भी ना होना चाहिए और बहुत अधिक भी ना होना चाहिए, यानी बीच में रहेगा तो ही कूलम्ब का नियम काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह आप कूलम्ब का नियम की सीमाएं आप बोर्ड को पर से नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, फिगर ही सब कुछ है, फिगर में ही सब कुछ है। ध्यान से आप देखिए, ये फिगर हो गया। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इस पॉइंट को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप सामने बोर्ड पर देखिए, मतलब वैसी रेखाएं जो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर जाती है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए सब सारी रेखाएं क्या हो रही है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर जा रही है। मतलब वैसी रेखाएं जो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर जाए, उसको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यह तो हुआ इसका डिफिनेशन, और इसके गुण को भी आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो सवाल आएगा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के गुण बताएं। सवाल आएगा विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के गुण बताएं, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट नियम क्या है, ये रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है तथा एक ही बिंदु पर मिलती है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, मतलब यह एक बिंदु से निकल रही है तो एक ही बिंदु पर मिल रही है। ठीक है। तो यह नियम तो फॉलो किया क्या ना जी। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड नियम है, ये रेखाएं हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू और जाती है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, 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 प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है। थर्ड नियम क्या है, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या ये रेखाएं एक दूसरे को काटी है? नहीं काटी, ये समानांतर है, कभी भी एक दूसरे को न काटती है। ठीक है। चौथा नियम है, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। हाँ है। पांचवा नियम है, इनमें आवेश का गमन होता है। आवेश का क्या होता है? गमन होता है। तो इसे ही हम विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि वैसी रेखाएं जो प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर जाती है, उसी रेखाएं को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं। यह फिगर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व के बारे में पढ़ना है, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कितने डायमेंशन में कितने आवेश है, इसी को हम विद्युत घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कितने डायमेंशन में कितने आवेश हैं, कितने डायमेंशन में कितने आवेश हैं, इसे ही हम आवेश घनत्व कह सकते हैं या कहते हैं। और आवेश घनत्व को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। फर्स्ट है गोलीय आवेश घनत्व, नोट कीजिए। सेकेंड है रेखीय आवेश घनत्व। थर्ड है
आवेश घनत्व। तो गोलीय आवेश घनत्व में हम क्या करते हैं, इसमें क्षेत्रफल का वर्णन करते हैं, रेखीय में हम लंबाई का वर्णन करते हैं, और आयतन में आयतन का वर्णन करते हैं। हम बारी बारी से तीनों आवेश घनत्वों को हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे गोलीय आवेश घनत्व के बारे में। तो गोलीय आवेश घनत्व को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल में की मात्रा को गोलीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कितना क्षेत्रफल, डायमेंशन में कितना आवेश है, इसी को हम क्षेत्रफल या गोलीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं। गोलीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सिग्मा, सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। सिग्मा गोलीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और यदि गोलीय आवेश घनत्व है, गोलीय आवेश मतलब फर्स्ट नंबर है, गोलीय आवेश घनत्व है तो आवेश बटा क्षेत्रफल। और यदि यह रहता रेखीय आवेश घनत्व तो यह क्या होता है? आवेश बटा लंबाई। मतलब गोलीय में क्षेत्रफल रखना है, रेखीय में लंबाई रखना है, और आयतन में यहाँ पे आयतन रखना है, ठीक है। तो गोलीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा क्षेत्रफल। तो गोलीय आवेश घनत्व का शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। और आवेश को क्यू बोलेंगे और क्षेत्रफल को ए बोलेंगे। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा, जहाँ सिग्मा क्या है? गोलीय आवेश घनत्व है, क्यू क्या है? आवेश है, और ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल है। इस तरह आवेश का मान दिया हो, क्षेत्रफल का मान दिया हो, तो हम गोलीय आवेश घनत्व का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा गोलीय आवेश घनत्व, इस तरह हम इसका यदि ऐसे मात्रा की बात करें तो गोलीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। तो क्यू यानी आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। और एम्पियर का नहीं, एरिया क्षेत्रफल का ऐसी मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी एम इनवर्स 2 या सी प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरह गोलीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या आया? कूलम मीटर इनवर्स 2 या कूलम प्रति वर्ग मीटर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट से बहुत तरह का सवाल ही बन सकता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि गोलीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गोलीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर या कूलम मीटर इनवर्स 2 या किस तरह यह निकला आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटा एक किस तरह है, ठीक है। और यदि इस पर एक हम क्वेश्चन बनाएं तो आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन आप नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्ताकार तार की लंबाई 10 मीटर तथा इस पर आवेश 40 एम्पियर हो तो गोलीय आवेश घनत्व का मान होगा। या यहाँ पे गोलीय न भी कह सकता है, सिर्फ आवेश घनत्व का मान निकालने के लिए कहेगा। तो आपको समझना होगा कि यह जो है गोलीय आवेश घनत्व है। तो सबसे पहले ये वृत्ताकार पथ हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है मतलब परिधि कितनी है? तो 10 मीटर परिधि है, ठीक है। जब 2 पाई आर परिधि बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, 2 पाई आर बराबर 10 मीटर। तो 2 इधर गुना में 2 × 5 = 10, अब पाई इधर गुना में उधर भाग में, तो आर बराबर कितना आया? 5/पाई
मीटर आया। ठीक है, इस तरह हम इसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह पे क्या लिखेंगे 5/पाई इंटू 5/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 25/पाई वर्ग मीटर। इसका क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया। ठीक है, और क्यू का मान दिया हुआ है 40 एम्पियर, आप बोर्ड पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह हमको अब क्या निकालना है, सिग्मा का मान निकालना है। गोलीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा का मान निकालना है। सिग्मा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल, तो क्यू बटा ए। जहाँ क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 40 एम्पियर लिखेंगे, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 25/पाई। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 40 गुने पाई बटा 25, 50 25 5 8 40, तो 8/5 आ कूलम प्रति वर्ग मीटर, यही क्या आया आवेश घनत्व आया। तो इस तरह के सवाल यदि एग्जाम में आएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।